Hello everyone, I am Amritanshu Roshan. Let's continue our topic Carnot cycle. ये कार्नोट साइकिल का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग कार्नोट साइकिल पे कुछ और डिस्कशन करेंगे और फिर दो रिवर्सिबल हीट इंजन के सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा कि थर्मल इंजीनियरिंग कैसे आगे आप समझेंगे इस चीज को। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से थर्मल इंजीनियरिंग हमारा लगभग दो हिस्से में बढ़ जाता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो सेकेंड लॉ को क्यों हम लोग हार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में चलिए हम लोग कार्नोट साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि व्हाट इज थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, दैट इज 1 माइनस T2 बाय T1, जहां पे T2 और T1 क्या था। T2 जो था हमारा दैट इज सिंक टेम्परेचर इन केल्विन, और T1 क्या था हमारा सोर्स टेम्परेचर, ये भी इन केल्विन ना। तो हमने देखा था ना कार्नोट थ्योरम में कि किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी दो ही चीज पे डिपेंड करता है, सोर्स और सिंक पे, राइट। अच्छा चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि क्या थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन वर्किंग फ्लूइड ऑफ साइकिल ना। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, कार्नोट साइकिल का वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर ना। हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, वर्किंग फ्लूइड इसका क्या है, एयर, जो कि आइडियल गैस है ना। इसका फेज चेंज पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा था, रिवर्सिबल हीट इंजन सिर्फ सोर्स और सिंक पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये भी एक कंक्लूजन ही है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वर्किंग फ्लूइड ऑफ साइकिल। वर्किंग फ्लूइड पे हम लोग इसे नहीं बोलते हैं। और कहीं ना कहीं कार्नोट साइकिल को, चूंकि एयर इसका वर्किंग सब्सटेंस है, इसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल के भी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, जिसका यूज हम अदर साइकिल से कंपैरिजन के लिए करते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इस इफिशियंसी को मैंने बताया था कि क्या हम करेंगे कि जिससे इसकी इफिशियंसी बढ़ सकती है ना। तो हमने आपको बताया था कि वी हैव टू सिचुएशंस, आइदर आप सोर्स और सिंक को एक एक करके कांस्टेंट रख के अदर को वेरिएबल करिए ना। तो हमने बताया था कि थर्मल इफिशियंसी 1 माइनस T2 बाय T1 है। तो एक कहा था कि अगर T1 को लेट सपोज कांस्टेंट रखते हैं, तो T2 को कांस्टेंट रखते हैं, तो T1 को इंक्रीज करिएगा, तो दिस फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर। ये कांस्टेंट है वैल्यू, ये बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब लाइक पहले हमारा 1000 केल्विन था, मान लीजिए, अब बढ़ के 1500 केल्विन हो गया ना। तो T1 का मान बढ़ रहा है, T2 मान लीजिए 300 केल्विन ही फिक्स है। तो आप क्या देखेंगे ना कि हमारा थर्मल इफिशियंसी बढ़ रहा है। ये तो एक सिचुएशन हुआ। दैट मीन्स अगर ये हमारा हीट इंजन है T1, ये T2, लेट्स सपोज दिस इज योर 300 केल्विन, दिस इज 1000 केल्विन। तो अभी हमारा इफिशियंसी कितना है, आप बता सकते हैं डायरेक्ट, कितना होगा इसका मैक्सिमम इफिशियंसी माय डियर, 1 माइनस T2 बाय T1। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 70%, 3 बाय 10, 1 माइनस 3 बाय 10 बराबर 7 बाय 10, 70%, राइट। अब अगर मैं मान लीजिए इसको कांस्टेंट रखे, इसको नहीं करके 1500 कर दिया, तो अब इफिशियंसी कितना हो जाएगा, नाउ न्यू इफिशियंसी बराबर 1 माइनस 300 बाय 1500, दैट इज नथिंग बट द 1 बाय 5, दैट इज 4 बाय 5, दैट नथिंग बट द 80%। इफिशियंसी बढ़ गया। चलिए, तो एक तरीका हमारा है कि T2 कांस्टेंट रखिए, T1 को इंक्रीज करिए, इससे भी इफिशियंसी बढ़ेगा। ओके, राइट। चलिए, इसका मतलब इसके टेम्परेचर गैप को आप बढ़ा रहे हैं। पहले 300 और 1000 के बीच गैप कितना था, 700, तो अभी हमने इसको 1500 कर दिया, गैप बढ़ गया। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हीट इंजन के टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच के डिफरेंस को अगर आप बढ़ा देते हैं, जैसे यहां डिफरेंस अभी 700 था, अब बढ़ के 1200 हो गया, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा। चलिए, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम लोग केस 2 में चलते हैं।
कि मान लीजिए ये 300 है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सोर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं, सिंक को आप क्या करिए, अगर मेरा सोर्स कांस्टेंट हो गया तो आप सिंक को अगर डिक्रीज कर देंगे तो भी ये फ्रैक्शन हमारा छोटा हो जाएगा, तो सिंक को डिक्रीज करके लेट सपोज ले लीजिए 100 केल्विन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो चलिए, तो T2 को आप घटा लीजिए। तो पहले था हमारा एफिशिएंसी कितना, 70%, अभी कितना हो जाएगा, अभी आप अगर देखेंगे तो 1 माइनस 100 बटा 1000 ये आ जाएगा कितना, 90%। तो भी हमारा एफिशिएंसी बढ़ा। लेकिन अब सवाल ये है, इंटरव्यू में आपसे ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, इवन प्रूफ करने के लिए भी पूछता है यूनिवर्सिटी में, कि इस दोनों में बेटर मेथड कौन है, किसको हम प्रीफर करें, इसमें ज्यादा इफिशियंसी बढ़ेगा कि इसमें ज्यादा बढ़ेगा। देखो ये तो तय है कि दोनों में इफिशियंसी बढ़ेगा ना, ये तो आप क्लियरली समझ रहे हो। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि किसमें ज्यादा बढ़ेगा, माय डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा। इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है, तो रिजल्ट आप याद रखिए कॉन्सेप्ट, और उसका रिजल्ट जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, और वही क्वेश्चन फिर डेरिवेशन के रूप में आपको यूनिवर्सिटी में आएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं, और सिंपल मैथमेटिक्स से देखेंगे कि कौन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मान लीजिए ये हमारा सोर्स है TH, चलिए हम लोग हाँ TH लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा हायर और लोअर समझने में आप लोगों को। और ये हमारा है TL, ये हमारा हीट इंजन है, इधर से आया, ये वर्क दिया कुछ, Q1 आया, ये Q2 आया, नहीं। चलिए, तो अब फर्स्ट केस में व्हाट इज थर्मल इफिशियंसी, 1 माइनस TL बाय TH, ठीक है। चलिए, इसको लिखा जा सकता है TH माइनस TL बाय TH। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज TL को फिक्स रख रहा हूं और TH को डेल्टा T से इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट TH डैश, TH प्लस डेल्टा T, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा इसका इफिशियंसी, TH की जगह लिख सकते हैं TH प्लस डेल्टा T माइनस TL बाय TH। चलिए, इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, चूंकि हमारा इसी तरह का है, TH माइनस TL प्लस डेल्टा T बाय TH, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यही चीज हम लोग, ये केस 1 हो गया, आई होप समझ रहे होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है। ये केस 2 हमारा है, क्या है, थर्मल इफिशियंसी बराबर, नाउ अगेन TH माइनस TL बाय TH। अभी क्या कर रहा हूं मैं, TH को फिक्स कर रहा हूं और TL को डेल्टा T से डिक्रीज कर रहे हैं ना, इसको घटाएंगे तभी ना ये बढ़ेगा, राइट। तो चलिए, व्हाट विल बी योर TL डैश, TL माइनस डेल्टा T। तो चलिए, इसमें अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, TH माइनस TL माइनस डेल्टा T। अच्छा, यहां पे एक चीज छूट गया, यहां भी हमारा डेल्टा T होगा ना। चलिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, चूंकि TH को हमने रिप्लेस किया, तो ऊपर हमने अगर इसको चेंज किया, नीचे भी करना होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, ना अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे TH माइनस TL माइनस डेल्टा T बाय हमारा TH आ गया, इसको रीअरेंज करेंगे, देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है TH माइनस TL प्लस डेल्टा T बाय TH, दैट इज अगेन थर्मल इफिशियंसी इन केस 2, इन केस 1। अब देखिए, दिस इज ट्रू। अब देखेंगे तो कौन इसमें बड़ा है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। पहले न्यूमरेटर को गौर से देखिए, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो, लाइक 5 बाय, चूंकि एफिशिएंसी है तो एक से हमेशा कम होगा। अब एक डेल्टा TH है और एक TH प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एक मान लेते हैं ये 8 है और एक 8 प्लस 2 है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैथमेटिक्स में,
तो ये चूंकि न्यूमरेटर दोनों का कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा, ये जैसे छोटा है इसका फ्रैक्शन बड़ा होगा, और ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी हमारा क्या होगा 5/8, क्योंकि ये नीचे छोटा है, ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ी संख्या है तो ये हमारा वो हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है। तो विच इज मोर प्रेफरेबल, आई थिंक केस 2 के केस में इफिशियंसी हमारा ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू केस 1, दोनों में इफिशियंसी बढ़ेगा ना। और थर्ड सबसे बेस्ट क्या होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। केस थर्ड में सबसे ज्यादा इफिशियंसी बढ़ेगा क्या, जब आप TH को बढ़ाइए और साथ साथ एंड TL को भी बढ़ाइए। अब देखिए TH बढ़ाने और TL बढ़ाने का क्या मतलब है। लेट सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। 3000, चलिए इसको लेते हैं 500 केल्विन, इसको लेते हैं 1000 केल्विन। ओके, नाउ व्हाट इज गैप बिटवीन TH एंड TL। मैंने आपको बताया था कि दोनों के अगर गैप को बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये हीट इंजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी 1000 माइनस 500 500 है। अब मैंने बताया था एक एक बढ़ा के अब दोनों को बढ़ाइए। लेट सपोज इसको 1000 से 1500 कर दिया और इसको 500 से घटा के 100 कर दिया, तो ये गैप काफी बढ़ जाएगा। देखिए TH बढ़ाएंगे तो ऊपर गया, TL घटाएंगे तो नीचे जाएगा, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस का गैप काफी बढ़ जाएगा, जिस वजह से इसकी इफिशियंसी काफी बढ़ जाएगी। एक बात याद रखिएगा, TH माइनस TL अगर हमारा बढ़ता है तो हमेशा थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन हमेशा क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। चलिए इस दोनों में कौन बेटर है, याद रखना है TL को घटाना, लोअरिंग द सिंक टेम्परेचर इज मोर बेनिफिशियल देन इंक्रीजिंग द सोर्स टेम्परेचर। चलिए आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक है हमारा ना कनेक्टिंग दो रिवर्सिबल हीट इंजन का सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए अब समझेंगे कि हमारे पास टू रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, जो कैसे जुड़ा हुआ है, हमारा जुड़ा हुआ है किस तरह से, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका पहले ब्लॉक डायग्राम समझ लेंगे। अगर ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो गया तो आपको कहीं कोई दिक्कत, तो ये मान लेते हैं पहला मेरा सोर्स है और ये हमारा लेट्स सपोज दिस इज हीट इंजन 1, ठीक है। यहां से कुछ हीट Q1 आएगा, आप समझ रहे हैं। चलिए ये बेसिक आपका फंडा क्लियर है। चलिए मान लेते हैं दिस इज W1, दिस इज वर्क आउटपुट 1। नाउ अगेन इट विल रिजेक्ट सम हीट। अब क्या है, अब ये हमारा एक है, पहला हीट इंजन हुआ। सीरीज का मतलब क्या होता है, 1 से 2, जैसे आप रेजिस्टेंस में भी पढ़ते हैं इस तरह से, यहां भी हमारा कुछ वैसा ही है। तो एक हमारा दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिजर्वायर, ये हो गया, ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड सोर्स, दिस इज कॉल्ड सिंक, ठीक है ना। अगेन हमारा यहां एक हीट इंजन है, ये जो हीट इंजन रिजेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा हीट एज इट इज ये इसमें सेम दूसरे हीट इंजन में हमारा वापस आ जाएगा। तो इसको भी Q2 ले लेते हैं, ये हो गया Q3। चलिए मान लेते हैं वर्क आउटपुट 2, ठीक है। ये हमारा हो गया T3, दैट इज सिंक। यूजुअली एग्जाम में क्या रहता है, ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा। टू रिवर्सिबल हीट इंजन आर सोर्स हैविंग टेम्परेचर 900, सिंक हैविंग 400, टेल मी व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट टेम्परेचर ना। इफ the heat rejected by the heat engine is heat input to the second heat engine,
या बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें दो कंडीशन है, आपको समझना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन 1, केस 1, और आपको वही चीज ध्यान में एग्जाम में रखना होगा। फर्स्ट कहेगा कि सीरीज में हीट इंजन है लेकिन दोनों का थर्मल इफिशियंसी बराबर है, तो बताइए व्हाट विल बी द T2। ठीक है, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला, अगर दोनों का इफिशियंसी बराबर है तो अभी इसको आप फिलहाल भूल जाइए। व्हाट इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ दिस, कैन आई राइट, चूंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है, आई कैन राइट 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T1, ये सिंक ये सोर्स, ओके बराबर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आप बता सकते हैं कि हीट इंजन 2 के लिए क्या है, इट्स वेरी सिंपल। अब इसके लिए इसको ऊपर भूल जाइए, ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, चलिए सिंक ऊपर रहता है तो T3 बाय T2, क्लियर है। चलिए 1 1 को चीर देंगे, माइनस माइनस भी कट जाएगा ना, तो आपको बचा T2 बटा T1 बराबर T3 बाय T1। इस तीन वेरिएबल में आपको सोर्स हमेशा दिया रहता है, सिंक हमेशा दिया रहता है, आपको हमेशा इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछेगा, तो यहां आप लिख सकते हैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर बराबर T1 इंटू T3, दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंटू टेम्परेचर ऑफ सिंक। इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इंटरमीडिएट रिजर्वायर का टेम्परेचर। चलिए ये तो एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना। लेट सपोज मैं आपको वैल्यू दूं, ये 900 केल्विन, यही फिगर है, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल में बहुत कॉमनली रहता है, 900 400, और हमेशा ध्यान रखिएगा इसका गुणनफल जो होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 900 900 400 9 चौक 36, 36 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 600। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, आई होप आप कर लीजिएगा। ओके गुड, तो फर्स्ट केस क्लियर है, जब थर्मल इफिशियंसी बराबर होगा तो स्क्वायर रूट होगा। चलिए इस टर्म को मैथमेटिक्स में एक और बात कहते हैं ना, आप पढ़े होंगे सीरीज ना, तो उसमें हमारा एक टर्म होता है AM और एक टर्म होता है GM। AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लोग सिंपली एवरेज भी बोलते हैं, और ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे सीरीज तो आपको ये चीज आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास A और B दो वेरिएबल है, तो व्हाट विल बी अर्थमेटिक मीन, सिंपली एवरेज ऑफ दीज टू, A प्लस B बाय 2। ठीक है, और अगर यही A और B दो हमारे पास नंबर है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो सिंपल तरीका है, दोनों को जितनी संख्या है, मान लीजिए ABC ना, अगर ये C है तो प्लस C बाय 2 की जगह फिर हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए तो हम दो ही लेके आपको बताना चाह रहे हैं, AB बाय 2। अब अगर ये 3 है तो जितने भी संख्या होंगे सबका पहले प्रोडक्ट लीजिए, A इंटू B इंटू C, उसके बाद 1 बाय जितनी संख्या है उसका पावर हो जाएगा, तो 3 है तो 3 हो जाएगा। तो अगर दो संख्या के लिए लेते हैं इसको लिख सकते हैं A इंटू B के पावर हाफ, लिखा जा सकता है रूट AB। तो रूट AB इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। यहां भी देखिए सोर्स और सिंक दोनों का प्रोडक्ट है, लाइक रूट AB। आई कैन से दैट, इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में दो हीट इंजन कनेक्टेड रहेगा तो उस केस में इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, जब हमारा कंडीशन क्या है, जब थर्मल इफिशियंसी बराबर हो। तो जब थर्मल इफिशियंसी बराबर हो, आई कैन से दैट T intermediate temperature is nothing but the geometric mean of source temperature and sink temperature। ये लैंग्वेज याद रखिएगा, बहुत फेमस है ऑब्जेक्टिव में, और इसको प्रूफ करने के लिए भी यूनिवर्सिटी में आता है। इस पे आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही अप्रोच है, पहले इसको सिंगल की ट्रीट करिए फिर इसको ट्रीट करिए, बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग केस 2 की ओर चलते हैं। नाउ आवर सेकेंड केस अगेन। नाउ अभी हमने क्या किया था, इफिशियंसी को बराबर किया था, अब हम लोग इफिशियंसी को नहीं बराबर करेंगे, केस 2 ले रहे हैं जहां पे दोनों का वर्क आउटपुट बराबर हो जाए। मान लीजिए वर्क आउटपुट ऑफ हीट इंजन 1 ये बराबर निकला वर्क आउटपुट ऑफ हीट इंजन 2।
इफिशियंसी बराबर नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया हमारा केस 2। तो चलिए, अगर इसका नहीं है तो आपका मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन का ना, तो अगर व्हाट इज मैक्सिमम इफिशियंसी 1 माइनस T2/T1। चलिए, और इसको हम लोग एक और चीज में लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज वर्क आउटपुट, मैक्सिमम वर्क आउटपुट बटा हीट इनपुट। तो यहां से वर्क आउटपुट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है वर्क आउटपुट बराबर सिंपली इफिशियंसी, ठीक है, इनटू हीट सप्लाई, दैट विल बी योर मैक्सिमम इफिशियंसी इनटू उसका हीट सप्लाई। चलिए, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है वर्क आउटपुट 1 बराबर वर्क आउटपुट फॉर 2, ठीक है। तो 1 के लिए हमारा क्या आएगा, तो 1 का इफिशियंसी ले लेते, अगर ये हम 1 लेंगे तो इफिशियंसी भी 1 लेना और हीट सप्लाई इसका इफिशियंसी। चलिए, तो इफिशियंसी ऑफ फर्स्ट हीट इंजन इनटू हीट सप्लाई बराबर, ओके। नाउ इसके लिए क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ दिस हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 2 इंटू इसके लिए हीट सप्लाई क्या है Q2, ओके। अब आप देख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है T2/T1, इसको समझिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1, ओके, इंटू। अब चलिए इस Q1 को इधर ले आते हैं हम लोग, चलिए Q1 बटा Q2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, तो रिवर्सिबल हीट इंजन में Q1 बटा Q2, ठीक है, Q1 बटा Q2 बराबर इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस T3 बटा T2। अब समझिए रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए इसको हम हीट के रेशियो को टेम्परेचर के रेशियो में लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस T2 बटा T1, अगेन T1 बटा T2 बराबर 1 माइनस T3 बटा T2। अब कुछ नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 बटा T2 पहले से आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये पूरा कट के हो जाएगा -1 बराबर अगेन 1 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस T3 बटा T2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 को उधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तो इसको अगर इधर करेंगे, ठीक है, तो T1 प्लस T3 बटा T2, इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, बराबर सिंपली क्या हो जाएगा 2 ना। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, हमारा इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या निकला T1 प्लस T3 बटा 2। T1 क्या है सोर्स, T3 क्या है सिंक बाय 2, दैट इज इंटरमीडिएट। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया A प्लस बी बटा 2 AM हो गया। इसको बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जब हमारा वर्क आउटपुट बराबर हो तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ सोर्स एंड सिंक। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं, ये बेसिक प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे ना। तो अब चूंकि इसका आंसर मुझे बताइए, अगर 900 और 400 अगर है तो अगर इफिशियंसी बराबर है तो व्हाट विल बी द आंसर, रूट अंडर 900 इंटू 400 600, दैट इज नथिंग बट द GM, ओके। नाउ अगर हमारा वर्क डन बराबर है तो क्या हो जाएगा 900 प्लस 400 बटा 2, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 650। केयरफुल रहिएगा, ये क्या हो गया AM, ठीक है, केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये भी पूछता है एग्जाम में और ये भी पूछता है, तो कंडीशन को ही आपको इसमें ढंग से समझना होगा, उसके आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको कार्नोट साइकिल समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए लास्ट में मैं आखिरी टॉपिक आपको बता रहा हूं कि क्यों हम लोग इसको हार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, क्योंकि समझिए इस चीज को, यहीं से थर्मल इंजीनियरिंग का क्लासिफिकेशन हुआ है, जो कि आगे चल के आप अन्य सब्जेक्टों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट हमारे पास थे। पहला केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, चलिए
आपने पढ़ा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से किसका कॉन्सेप्ट आया? हीट इंजन का। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ओके, चलिए दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट क्या था? क्लॉसियस स्टेटमेंट। इससे कॉन्सेप्ट किसका आया? आपने देखा था रेफ्रिजरेटर का एंड हीट पंप का। ठीक है, और यहीं से थर्मोडायनामिक्स दो हिस्से में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप थर्मोडायनामिक्स को समझेंगे तो आपको इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका दैट इज कॉल्ड बेसिक थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं। ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स में ही आता है। सिस्टम, सराउंडिंग, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इंट्रोपी। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो फंडामेंटल्स है, जिसमें हम 3E के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड इंट्रोपी, तो वो हमारा आ गया। राइट, इसी से आधारित है, इसी सेकेंड लॉ से हमारा निकला है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। वो भी हम लोग देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब जो बाकी 2 सब्जेक्ट है वो यही हीट इंजन है ना। तीसरा सब्जेक्ट हमारा हो जाता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट चाहे वो स्टीम पावर प्लांट हो या गैस पावर प्लांट हो, दे आर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो 2 सब्जेक्ट जो है हमारा इसमें थर्मल पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट, ये दोनों इसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो अब आप केल्विन प्लांक से आधा हो गया, और इस सब्जेक्ट से हीट पंप हमारे यहाँ यूज नहीं होता, यूजुअली कोल्ड कंट्रीज में होता है। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में, रेफ्रिजरेटर मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। तो यहां से हमारा एक सब्जेक्ट निकलता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो यहां से आपको सब्जेक्ट आएगा RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट समझते हैं तो आपको हीट इंजन समझ में आएगा, और जब तक हीट इंजन नहीं समझेंगे तब तक आपको पावर प्लांट। चलिए, इसमें एक और सब्जेक्ट हमारा आ जाता है दैट इज कॉल्ड IC इंजन। कुछ यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल करके भी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, तो उसमें भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। IC इंजन भी है जिसमें आप पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, डुअल इंजन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब भी हमारा, ये थर्मल पावर प्लांट हमारा एक्सटर्नल कंबशन हीट इंजन है और ये इंटरनल है ना। और 5वां सब्जेक्ट आपका RAC हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं से थर्मोडायनामिक्स बाइफर्केट हो रहा है, एक वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स बनाएगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा इसमें, इस मॉड्यूल के बाद, वो होगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो कार्नोट साइकिल, गैस जूल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दीज ऑल आर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल या पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। और हमारा फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल आएगा जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होगा, जिसमें आप वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर बेल कॉलिमन रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड सो ऑन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से थर्मल इंजीनियरिंग का ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इंट्रोपी। मे बी हम अगले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। तो इंट्रोपी जो है, अभी आप आधा थर्मोडायनामिक्स समझेंगे। थर्मोडायनामिक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इंट्रोपी और इस हीट इंजन को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंट्रोपी का लेक्चर करने से पहले आप इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल प्रोसेस और कार्नोट साइकिल को अच्छे से समझ लें। आप इसको लेक्चर को बार बार देख के क्लियर हो जाए, तब इंट्रोपी आप समझेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। मैं कोशिश करूंगा इंट्रोपी को कहानी के माध्यम से ना आपको सुनाऊं। मैं इंट्रोपी में आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें कि आप बहुत आनंदित होंगे, और उसी में आपको इंट्रोपी भी बता दिया जाएगा। और जब आप इंट्रोपी जान जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप सिस्टम है तो अपने रेंडमनेस को आप कैसे कम कर सकते हैं, दैट मीन्स अपने परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इंट्रोपी लेक्चर में मिलेगा। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी कारण से यहीं से हमारा इंट्रोपी काफी अहम हो जाता है, और चूंकि समझ अगर आप जाएंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक जैसे शरीर में एक हृदय का जो रोल है वही हमारा सेकेंड लॉ का है। सेकेंड लॉ अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी भी ना हीट ट्रांसफर, ना पावर प्लांट, ना IC इंजन, ना RAC, कुछ नहीं समझ में आपको आएगा।
आई होप आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ना, सो दैट कि सारे पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेनिफिटेड हो सके। मेरा यही एक इनिशिएटिव है ना। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ये एक एसेट की तरह है, फ्री ऑनलाइन लर्निंग है, इसको आप समझिए, इस पे आप अच्छा करिए, मेरी यही शुभकामना है। चलिए, तो अब हम लोग इस सेशन को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।